आज जो है 2008 के अंदर जब कांग्रेस की सरकार बनी और उसके बाद में लोकसभा के चुनाव हुए और लोकसभा के बाद में जो है लोकल चुनाव हुए, तो आप देखिए कि कांग्रेस के जो मुख्यमंत्री थे उस टाइम पे कांग्रेस जी के मुख्यमंत्री ने खुद ने कहा कि आप चेन जोड़िए, कड़ी से कड़ी जोड़िए, जिससे कि हमको जो है ज्यादा से ज्यादा फायदा मिले और हम आपको ज्यादा से ज्यादा काम कर सकें। तो ये तो देखिए उन्होंने खुद ने अपने मुख से कहा और मुख से आकर के बताया, लोगों को ये समझाया कि ये जो चीजें हैं कहीं ना कहीं वहां ऊपर भेदभाव होता है। और ये जो चीजें हैं, क्योंकि आप देखिए गुजरात के साथ देख लीजिए, चाहे राजस्थान के साथ देख लीजिए, चाहे एमपी के साथ देख लीजिए, जो बात ओम जी ने कहा बिल्कुल सही कहा कि यदि वहां की सरकार पावरफुल है तो वो अपने अधिकारों के लिए लड़ करके कहीं ना कहीं किसी हद तक जो है काबू पा लेती है, लेकिन उसको जो है बहुत आसान नहीं है कि वो जाकर के डिमांड करे और डिमांड करके वो मिल जाए। कहीं ना कहीं उन लोगों को जो है, चाहे बिहार का आप देख लीजिए, विशेष दर्जे की बात हो, बिहार में भी बहुत टाइम से चलती रही और अब जाकर के जब उन्होंने सरकार में जैसी बीजेपी का साथ छूटा जेडीयू के साथ में, और छूटते ही जो है वो जो है एक तरीके से जो डोरे डालने वाली पोजीशन होती है, वो कहीं ना कहीं ये जो राजनीतिक फायदे लेने की बात है, ये कहीं ना कहीं स्पष्ट दिखाई देती है। जी पंकज जी, अगर फिर से जो चुनाव होने वाले हैं लोकसभा चुनावों में, अगर फिर से यूपीए 3 आती है तो क्या कुछ कहेंगे कि राजस्थान फिर से अपनी बदहाली पर रोएगा? नहीं, देखिए ये तो बिल्कुल ही वो वाली बात नहीं है। यूपीए 3 आने का तो बेकर आप लोगों के चैनल्स जो हैं उसी पोजीशन को देखेंगे तो पता चलेगा कि यूपीए 3 का तो कोई सवाल ही नहीं उठ रहा है। लेकिन पंकज जी, अभी तक जो चुनाव है हुए नहीं है, कुछ भी कहा जा सकता है, भाजपा या कांग्रेस कोई भी यहाँ पर सरकार आ सकती है। नहीं, देखिए मैंने कहा ना कि आपको यूपीए 3 के चांसेस नहीं है, बाकी तो देखिए चुनाव जो है जनता अभी जो मन बना रखा है, लेकिन फिर भी देखिए कहीं ना कहीं यूपीए 2 का जो शासन है उसको देखने के बाद ऐसा बदहाली पे नहीं, राजस्थान ही नहीं रोएगा, पूरा देश रोएगा, क्योंकि जिस तरीके की बदहाली जो हालत है, जिस तरीके का आप देख रहे हैं, उस पोजीशन की हालत देखिए ना। अभी तो 1,75,000 घोटाले हो गए हैं, उसके बाद क्या होगा ये खुद आपको पता चलेगा। का ये है कि पूरा जो देश है उसको परेशानी हो जाएगी। यशस्वी का कितनी आश्चर्यजनक बात है कि हमारे देश में ही जो केंद्र, हमारा जो स्ट्रक्चर वो ऐसा है जिसमें इस तरह के विवाद नहीं हो सकते। प्राथमिकताओं के विवाद हो सकते हैं कि कौन सी प्राथमिकता से हमें मिलना चाहिए, कौन सी प्राथमिकता से हमें कम मिल रहा है, ये बात तो हो सकती है। लेकिन फेडरल स्ट्रक्चर में जब संघीय शासन है, राज्य का अपना अधिकार है और केंद्र का अपना अधिकार है, उसमें इस तरह का दृश्य नहीं होता कि अगर यूपीए की तीसरी आ गई या कोई दूसरी सरकार वहां पर आ गई तो उसके बाद में राजस्थान बिल्कुल उसको हिस्सा ही नहीं मिलेगा, ऐसी कोई बात नहीं है। ये तो हम चुनावी तरीके से चूंकि चर्चा कर रहे हैं और ये आरोप लगा रहे हैं कि केंद्र जो है वो इस तरीके से भेदभाव करता है, चूंकि एक विभिन्न राज्यों में कहीं पर बीजेपी की सरकार है, कहीं पर कांग्रेस की सरकार है, कहीं पर किसी और मोर्चे की सरकार है, तो ऐसी स्थिति में ये आरोप लगाए जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि सब सत्यानाश कर देंगे, वो सारा पैसा दबा के बैठ जाएंगे और राज्य को नहीं होगा। 70 रुपए का डॉलर देखिए ना आप, देखिए मैं आपको बहुत सीधी सी बात बता रहा हूँ, आज आपने देखा मुकेश जी, आपके और कांग्रेस के डेवलपमेंट के मॉडल में कोई फर्क नहीं है, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन पैदा कर रहे हैं। विकास का एक ही रास्ता है आप लोगों का। नहीं, देखिए आर्थिक स्थिति की जहां तक बात है, अभी आप देखिए कि पिछले 1 महीने से 2 महीने से देखिए कल ही जो है बेसिकली पूरा वो खत्म हुआ है, सेशन खत्म हुआ और आज नया जो है सेशन स्टार्ट हुआ। और आज ही आप देखिए कि मेरे ख्याल में कभी कांग्रेस ने सोचा भी नहीं होगा कि इतनी जल्दी ऐसा कुछ किया थोड़ी है, लेकिन उसके बाद भी डॉलर प्राइसेस देखिए आने वाली मजबूत। देखिए आप डॉलर को बेस करके सारी चर्चाएं करने लग गए, यही है, यही मॉडल का एक मॉडल है। आपने अपनी स्थिति के साथ में चर्चा करना बंद कर दिया, आपने अपना वजूद कमजोर कर दिया, आप पिछलग्गू हो गए अमेरिका के। आपका मतलब अपने जो शासक हैं वो शासन के लिए देखिए कहीं ना कहीं जो है फ्यूचर देख करके ही जो है आदमी इन्वेस्ट किया जाता है, और जो फ्यूचर दिखाई दे रहा है कहीं ना कहीं लोगों को लग रहा है कि ये जो चीज आने वाली है वो कहीं ना कहीं स्थिर सरकार आने वाली है। चलिए अब तो सुनील जी बोलेंगे, क्या कहते हैं देखें। जी सुनील जी, आपके पास आना चाहूंगी। 5 साल तक यहाँ राजस्थान में कांग्रेस ने शासन किया और केंद्र में भी कांग्रेस की ही सरकार थी, लेकिन जो विधानसभा चुनावों में परिणाम सामने आए, जो साफ तौर पर कहीं ना कहीं जनता ने इसका जवाब दे ही दिया। क्या कुछ कहेंगे जो बात आज नरेंद्र मोदी ने उठाई है? तो यशस्वी का आपको मैं पहली बात तो अच्छी तरह बता देता हूं कि भारत के अंदर पूरा एक संघीय ढांचा है और संघीय ढांचा एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के साथ चलता है। मुझे पता नहीं नरेंद्र मोदी जैसा जो अपने आप को सीनियर लीडर मानते हैं, जो प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट है, उन्होंने आर्टिकल 280 को सही ढंग से पढ़ा भी है या नहीं पढ़ा।
देखिए, जहां तक टैक्स डिवीजन का सवाल है, भारत के पूरे स्ट्रक्चर के अंदर 1951 के अंदर ही फाइनेंस कमीशन एक्ट 1951 बना और उसके बाद ये बिल्कुल बहुत ही बखूबी ढंग से हुआ कि राष्ट्रपति एक फाइनेंस कमीशन तय करेंगे और फाइनेंस कमीशन इस बात को डिसाइड करेगा कि किस ढंग से टैक्स का डिस्ट्रीब्यूशन हो, रेवेन्यूज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो। तो जहां इतना क्लियर कट फिस्कल फेडरलिज्म को इतना डिफाइन किया हुआ है, वहां इस ढंग के आरोप लगाना केवल एक राजनीति के सिवाय कुछ भी नहीं है। आप अच्छे से समझ लीजिए, ये राजनीति है। और राजनीति क्यों, उसके पीछे भी बहुत सीधे सीधे रीजंस हैं। देखिए, वो पिछले 2 साल से ये बड़ा हाई बनाते रहे कि गुजरात में ये हो रहा है, गुजरात में ये हो रहा है, गुजरात में ये हो रहा है। मैं अब जो स्टैटिक्स जो आ रही है, जो वर्तमान में जो स्टैटिक्स आई है, उन स्टैटिक्स ने एक बात को बहुत अच्छी तरह साबित कर दिया है कि गुजरात, मध्य प्रदेश या छत्तीसगढ़ जो भाजपा शासित राज्य है, उनकी जो ग्रोथ रेट है वो हिंदुस्तान के अंदर कंपैरेटिव जो बीमारू राज्य माने जाते रहे हैं, बिहार माना जाता रहा है, बंगाल माना जाता रहा है, उनकी ग्रोथ रेट से भी कम रही है गुजरात की ग्रोथ रेट, उनसे भी कम रही है मध्य प्रदेश की ग्रोथ रेट और उससे भी कम रही छत्तीसगढ़ की ग्रोथ रेट। तो अब बात है कि पिछले आप 2 साल से 3 साल से एक हाइप बना रहे थे कि गुजरात में हमने ये कर दिया, गुजरात में हमने ये कर दिया। अब आपके जो सामने जो स्टैटिस्टिक्स आ गई, सांख्यिकी आ गई है, उसको तो झुटलाया नहीं जा सकता कि गुजरात में कुछ भी नहीं है, बल्कि गुजरात की जो ग्रोथ है वो रेट्रोग्रेसिव गई है। बंगाल की जो ग्रोथ रेट है वो 14% है, बिहार की जो ग्रोथ रेट है वो 14.77% है। अब उनके सामने वो, क्योंकि गुजरात नहीं टिक पा रहा है बिहार और बंगाल की ग्रोथ रेट के सामने, तो अब इसके लिए कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। तो उसके कारण उन्हें अब कोई बहाना ढूंढना है कि हम गुजरात का इसलिए विकास नहीं कर पाए, या मध्य प्रदेश हमारा कंपैरेटिव इसलिए विकसित नहीं हो पाया, या छत्तीसगढ़ हमारा इसलिए विकसित नहीं हो पाया। अगर आप पर कैपिटा जीडीपी की बात करें तो दिलचस्प बात है कि कांग्रेस शासित जो आंध्र प्रदेश है उसका जीडीपी जो है, पर कैपिटा जीडीपी 25% की ग्रोथ रेट से बढ़ा है। ऑन द कॉन्ट्रेरी गुजरात का जो ग्रोथ रेट है वो उससे 7-8% कम है। तो अब बात है कि आंध्र प्रदेश की जो पर कैपिटा जीडीपी है वो इतना तेजी से क्यों बढ़ी और गुजरात की क्यों नहीं बढ़ी, इसका उनके पास कोई ठोस आंसर नहीं है। और क्योंकि उन्होंने अपने डिफरेंट मीडियाज के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से या और डिफरेंट मीडियाज के माध्यम से जो उन्होंने कॉल सेंटर जो रिजर्व किए थे उसके ऊपर मनी पंप करके जो उन्होंने एक प्रोपगेशन किया, झूठ के जो उन्होंने पुल बांधे, झूठ के जो महल बनाए, दुनिया को बताया कि गुजरात में हमने ये कर दिया। अब वो गुजरात का महल जो ताश के पत्तों की तरह धराशायी हो गया है। सबको पता लग गया है कि गुजरात का जो ग्रोथ है वो आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों के मुकाबले 7 से 8% कम है। 7-8% ग्रोथ रेट एक साल के अंदर अगर कम है किसी राज्य की तो ये अपने आप में एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। अब क्योंकि ये बात बाहर आ रही है, ये बात सबको पता लग रही है, प्रबुद्ध वर्ग को पता लग रही है, तो इसलिए नरेंद्र मोदी एक बचने का रास्ता ढूंढ रहे हैं। केवल उस बचने के रास्ते के कारण ये कर रहे हैं। आपको एक बात और समझनी पड़ेगी, ये ऐसा क्यों हुआ है, अगर हुआ भी है तो क्यों हुआ है। आप ये देखिए, पिछले 180 दिनों के अंदर, 180 डेज के अंदर नरेंद्र मोदी गुजरात में केवल 28 दिन रुके हैं। जो आदमी, ये गुजरात की जनता का सरासर अपमान है। उनके पास गुजरात के लिए मैंडेट था, जिस गुजरात के लिए उनका मैंडेट था वहां 180 दिन में से केवल 28 दिन हो गए। फाइनेंस कमीशन की मीटिंग्स अटेंड नहीं करें क्योंकि उनकी महत्वाकांक्षाएं, व्यक्तिगत जो उनकी महत्वाकांक्षाएं हैं, उन्होंने 7-8 करोड़ लोगों की इच्छाओं को दमित कर दिया, कुचल के रख दिया है। और क्योंकि उनके लिए आज की तारीख के अंदर गुजरात की जनता प्रायोरिटी नहीं है, आज की तारीख के अंदर उनकी व्यक्तिगत जो महत्वाकांक्षा है कि वो येन केन प्रकार कैसे भी झूठा प्रचार करके एक प्रधानमंत्री पद की कुर्सी रख ले, उस पर पहुंचने की उनकी जो आकांक्षा है, उसने अगर कहीं भी अगर गुजरात के अगर इंटरेस्ट अगर मार्ड हुए, अगर खराब हुए तो उनकी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा के चलते खराब हुए। अगर गुजरात की ग्रोथ रेट, अगर वो ग्रोथ रेट नहीं आ पाई, आंध्र प्रदेश जैसी ग्रोथ रेट नहीं आ पाई, या हिमाचल प्रदेश जैसी ग्रोथ रेट नहीं आई, या मैं आपको इंटरेस्टिंग बात है, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश ये कंपैरेटिव बहुत छोटे राज्य हैं, अगर उनकी ग्रोथ रेट के मुकाबले अगर गुजरात अगर स्टैंड नहीं कर पाया तो इसका कारण कहीं ना कहीं कल यह है कि नरेंद्र मोदी की अपनी जो व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा है, उनकी जो अपनी इच्छाएं हैं कि वो भारत के प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, ये इस महत्वाकांक्षा ने गुजरात को इग्नोर कर दिया है। गुजरात आज उपेक्षित हो गया और उस उपेक्षा के कारण जो समस्याएं आ गई है उसके लिए उन्होंने एक एस्केप डिवाइस निकाला है, एक बचने का रास्ता निकाला है। मैं इस बचने के रास्ते को जनता बहुत बखूबी देख रही है कि क्या है। रही बात घोटालों की और भ्रष्टाचार की, तो मैं मेरे मित्र पंकज जोशी जी से बात कहना चाहूंगा कि जो पार्टी शहीदों के कॉफिन्स के अंदर कमीशन लेते पकड़ी गई हो, उन लोगों को भ्रष्टाचार के बारे में बोलने का हक नहीं है। जिनके राष्ट्रीय अध्यक्ष को पूरे देश ने पैसा लेते हुए देखा हो,
उस पार्टी को बोलने का हक नहीं है। जो येदियुरप्पा की पार्टी हो, जो श्रीरामुलु की पार्टी हो, उनको भ्रष्टाचार की बात, आज अगर भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं तो ये एक दुर्भाग्यपूर्ण बात है, क्योंकि पूरे देश ने देखा है कि जिन लोगों ने टीवी पे बोलते हुए देखा है कि जो ये कहते हैं कि पैसा खुदा तो नहीं पर खुदा से कम नहीं, ये इन्हीं के नेताओं का वक्तव्य है। और पूरे हिंदुस्तान ने इस बात को देखा है, जिस पार्टी का नेता बंगारू लक्ष्मण जिसका अध्यक्ष हो, जो सरेआम 1 लाख रुपए लेकर अपने डेस्क में रखता हो, जिन लोगों ने कारगिल के शहीदों के कॉफिन में कमीशन खा लिया हो, अगर भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं तो ये बहुत बड़ी बात है। ये बहुत ही ये मैं आपसे बता रहा हूं, ये लोकतंत्र का उपहास है, लोकतंत्र की मजाक है। जी सुनील जी, आपके पास दोबारा आऊंगी। पंकज जी, आपसे बात करना चाहूंगी। यहाँ पर जो सुनील जी है, पूरा डेटा जो है वो कहीं ना कहीं स्टडी करके आए हैं। पंकज जी ना जी, वो नरेंद्र मोदी के बारे में भी जो पूरा डेटा है वो स्टडी करके आए हैं, और यहाँ पर कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी अपनी कमी छुपाने के लिए कहीं ना कहीं बहाना बना रहे हैं। क्या कुछ कहेंगे पंकज जी? बताइए। तो सुनील जी बिल्कुल देखिए, कांग्रेस पार्टी का पक्ष अपना रखने के लिए आए और तो कहीं ना कहीं बचने के लिए देखिए बहुत सारी तैयारी करके लेके आए हैं। ये तैयारी जो करके आए वो जो जीत के लेके आए हैं वो 1 साल की लेके आए हैं, क्योंकि आप देखिए मैं कह रहा हूँ कि वो जो लेके आए ना 1 साल की लेके आए, पिछले 5 साल की स्टेटिस्टिक्स भी है मेरे पास। आप हालत देखिए बहुत सीधी सी चीज है। जो लोग 98 पे पहुंच गए उसको 100 पहुंचने के अंदर टाइम लगेगा, निश्चित रूप से लगेगा, लेकिन जो 1 से शुरू हुआ है ना, जो अभी दौड़ना चालू किया है, उसकी दौड़ निश्चित रूप से थोड़ी सी तेज होगी। दूसरी बात जो है मैं कह रहा हूं कि आप निकाल के देखिए पिछले जब तक शासन रहा उन शासनों की तुलना कीजिए तो पता चलेगा कि ग्रोथ रेट क्या होती है। दूसरा उन्होंने कहा आंध्र प्रदेश की ग्रोथ रेट, मैं सुनील जी को बहुत साफ से कहना चाहूंगा, सुनील जी ग्रोथ रेट को आप पूरी को सम्मिलित मत कीजिए। ग्रोथ रेट देखिए कि आंध्र प्रदेश की ग्रोथ रेट बेसिकली आपने यदि वहां का मिनरल निकाल करके बेच दिया और उससे ग्रोथ रेट आप ले भी आए तो बात नहीं है। आप मैन्युफैक्चरिंग की ग्रोथ रेट पता करिए, आप एग्रीकल्चर की ग्रोथ रेट पता कीजिए, आप लोगों के रोजगार की बात वहां चीजें देखिए। जब आप पूरा 10-10 सालों के रिकॉर्ड देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कहां की क्या पोजीशन रही। दूसरी बात इन्होंने कहा कि साहब ये है, मैं एक चीज बहुत साफ से कहना चाहूंगा, देखिए हमारे यहाँ बहुत सीधी सी लोकतंत्र के अंदर कि जो आदमी अब नहीं है, जो दिवंगत है, उसके बारे में बात नहीं की जानी चाहिए, चाहे वो कोई भी आदमी हो। देखिए इन्होंने जो कहा वो चलो इसकी बात थी, लेकिन देखिए कहीं ना कहीं जो चीजें आई हैं तो आज जो देश पूरा इन्होंने कहा कि 28 दिन जो है वो गुजरात में रहे। अरे देश आज जो है नरेंद्र मोदी जी एक प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी के जो है प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट भी हैं। इस्तीफा दे देना गुजरात से, उन्हें गुजरात से इस्तीफा दे देना चाहिए था। 180 दिन के अंदर आप पूरे देश में जाकर के यदि आपको देश से डिमांड आ रही है और आप देखिए कि कहीं भी जाकर के अब इनको लग रहा है कि नरेंद्र मोदी जी को गुजरात में कैसे रोका जाए, ये गुजरात से बाहर नहीं आए तो कैसी तरीके से इनको किया जाए। तो जो जिस तरीके से कटाक्ष करके भाई आप गुजरात के अंदर रहिए, गुजरात से बाहर बताइए, क्योंकि बाहर आएंगे तो हमारे साथ दिक्कत हो रही है। तो ये जो चीजें हैं कहीं ना कहीं सुनील जी अपनी तैयारी करके आए और सुनील जी को अपनी पार्टी को डिफेंड करना है। और रही बात, इन्होंने कहा कि साहब आपके यहाँ तो जो है लोग ऐसे हैं, अरे भाई हमने कहा ना कि हम जो है लोकतंत्र पार्टी है। आज किसी आदमी को आप मना नहीं कर सकते कि साहब हम आपको पार्टी में, हमारे कोई रेस्ट्रिक्शन होगी नहीं, आप हमारी पार्टी में नहीं आएंगे। जो भी राष्ट्रीय है, जिसको भी राष्ट्रीयता की पालन करनी है और जो इस देश का नागरिक है ना, उस आदमी को पार्टी में आपको लेना पड़ेगा। भाई आप पार्टी में नहीं लोगे तो किसको लोगे पार्टी में? पार्टी कोई छोटी पार्टी थोड़ी बनानी है, पार्टी को बड़ा बनाना है। पार्टी बड़ी बनेगी तो लोग जो आएंगे उनको लेना भी पड़ेगा आपको। लेकिन देश की जो राजनीति चलेगी कहीं ना कहीं बेसिकली उसकी लीडरशिप से चलेगी। और मैं बहुत सीधी सी बात बताना चाहता हूँ, इन्होंने कहा कि सब ऐसा नहीं है, बहुत सारी चीजें थी। कहीं ना कहीं जो है कांग्रेस पार्टी के साथ में अब जो परेशानी आ गई है वो यही परेशानी आ गई है कि अब क्या चीज देखें, कहां कहीं ला करके, क्योंकि जो डाटा इन्होंने कलेक्ट करके तो उनके डाटा ला करके कहीं ना कहीं करें। अब बिहार की बात कर रहे थे कि साहब बिहार की जो है ग्रोथ रेट जीडीपी बहुत अच्छी है। अरे तो भाई ये जो आप जो बात कर रहे थे, अभी जो आपको पिछले 4-6 महीने के अंदर आपको जो बीमारू दर्जा देने की जो बात हुई थी कांग्रेस और नीतीश जी में जो गठबंधन हो रहा था, फिर वो क्यों कर रहे थे? वो आंकड़े क्या उस टाइम पे आपको याद नहीं आ रहे थे क्या? जी ओम सैनी जी, आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरह से यहाँ पर सुनील जी ने पूरा जो डेटा है यहाँ पर नरेंद्र मोदी का सामने रख दिया और साथ ही यहाँ पर पंकज जी ने कहा है कि पिछले 1 साल का ही है, क्या कुछ कहेंगे आप? नहीं, मेरी बात सुनिए, ये एक जब तक आप पंकज जी की बात बताता हूं मैं, पंकज जी की पार्टी पिछले 4-5 हजार साल से जो गुजरात में ग्रोथ हुई है उसकी क्रेडिट ये लेते हैं। तब तो इनको ये नहीं लगता कि ये जो आदमी 60 साल का है, जो आदमी के 60 साल का है। मेरी बात सुनिए, अंग्रेजों ने अगर अपनी फैक्ट्री बनाने की सोची, सूरत में बनाई उन्होंने। देश का दूसरा बड़ा अगर स्टॉक एक्सचेंज बना तो वो अहमदाबाद में बना। 1919 के अंदर अहमदाबाद का इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया था। गुजरात का इंडस्ट्रियलाइजेशन, अगर आप गुजरात के व्यापार की बात करें तो इंटरेस्टिंग बात है, सिकंदर लोदी के जमाने में भी
अदन से लेकर मलक्का तक का सारा व्यापार गुजरात से होके जा रहा था। पिछले 1000 साल की गुजरात की समृद्धि की जो 60 साल का आदमी क्रेडिट ले रहा है, तब तो आपको ये नहीं दिखता कि आप पिछले 1000 साल की क्रेडिट लेते हैं। बल्कि सच्ची बात तो ये है कि अगर 5000 साल पहले सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह लोथल में था, वो गुजरात में था, उसकी क्रेडिट आप लेते हैं। आप चंद्रगुप्त मौर्य ने चांदी के सिक्के शकों को जीतने के बाद बनाए, क्योंकि वहां पे सबसे ज्यादा चांदी अवेलेबल थी गुजरात के अंदर। उस समृद्धि की क्रेडिट आप लेते हैं। अगर अंग्रेजों को या पुर्तगालियों को भी अपनी अगर फैक्ट्रीज बनानी थी, तो उन्होंने सूरत और दमन दीव के अंदर सोचा, वो गुजरात के अंदर था। तो आप जब उन सब की क्रेडिट लेते हैं, तो आपको पिछले 5 साल की जिम्मेदारी भी आपको लेनी पड़ेगी कि पिछले 5 साल के अंदर गुजरात पीछे गया है, गुजरात हर ढंग से पीछे गया है, वह वैसा का वैसे भ्रष्टाचार है। आज जो जयपुर राजस्थान